हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित भाई पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, हम लोग भौतिक विज्ञान की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। साइंस में भौतिक विज्ञान की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। पहला वीडियो आपके बीच जा चुका है, ये दूसरा वीडियो होगा भौतिक विज्ञान का, जिसमें वह पीछे वाला ही जो वीडियो था उसमें जो लेसन था भौतिक राशियाँ, मानक, मात्रक और गति, वही वाला जो लेसन है उसी का भी जो बाकी पोर्शन है उसे हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे कि किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। यहाँ तक हम लोग देखे हैं किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है, क्योंकि ध्रुवों पे जी का मान सबसे अधिक होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यदि कोई बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्य करे तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग को आई से दिखाते हैं या जे से भी दिखा सकते हैं इसे। चलिए, तो हम जानते हैं कि ये बल और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। अगर कोई बड़ा बल है तो जो समय होगा वो छोटा लेते हैं। जैसे कहने का मतलब एक छोटा बल है F1 और एक बड़ा बल F है, और जो आवेग होगा जैसे छोटे बल पे अधिक समय तक जो डेल्टा T1 है वह अधिक हो और डेल्टा T ये कम हो, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा, इसका गुणनफल और यहाँ पे डेल्टा T और F1 का गुणनफल, ये दोनों बराबर होगा। क्योंकि छोटा बल रहेगा तो समय ज़्यादा समय तक प्रयोग करेंगे तो आवेग जो आएगा, और जो बड़ा बल होगा उसके लिए कम समय तक अगर उसे यूज करते हैं तो जो आवेग आएगा दोनों बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब बड़ा बल है तो कम थोड़े समय के लिए कार्य उसे यूज करेंगे, और बड़ा बल है तो थोड़े समय के लिए, छोटा बल है तो अधिक समय के लिए यूज करते हैं। तो बल और समय के जो गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वह बल के बराबर होती है। बल F के बराबर संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। अर्थात ये जो बल है, बल प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर का मतलब ये V माइनस U बटे T। कहने का मतलब संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अगर प्रारंभ में जो संवेग है mu हो और बाद में m भी हो जाए तो अंतर क्या हो जाएगा? इन दोनों का अंतर संवेग परिवर्तन क्या होगा? इसमें से इसे घटा देंगे तो हो जाएगा mv माइनस mu। ये संवेग परिवर्तन है, इसकी दर निकालना है तो t से हम इसमें भाग दे देंगे। तो संवेग परिवर्तन की ये दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। बल के बराबर होती है। तो हम लोग समझ रहे हैं संवेग परिवर्तन की दर। तो F बराबर किसके होगा? m ये V माइनस U बटे T, और ये संवेग परिवर्तन की दर ये नहीं होता है। संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? बल के बराबर होगी। तो संवेग परिवर्तन ये हो गया, ये संवेग परिवर्तन, इसे हम लोग ये संवेग परिवर्तन को यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा V मान लें। डेल्टा V बटे T हो जाएगा। डेल्टा V बटे T को हम क्या कहेंगे? ए कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ए कह देते हैं। जब हम इसे इतना पोर्शन को ए कह देंगे तो यह बराबर ma हो जाता है। तब क्या हो जाता है? तब F बराबर ma हो जाता है। F बराबर ma हो जाता है। तो यही बल का
जो फार्मूला निकल के आता है यह बराबर m में होता है। तो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। आगे हम लोग देखते हैं, जब दूध को बिलोया जाता है, जब दूध को मथा जाता है, बिलोया का मतलब यहाँ मथा जाता है, तो अभिकेंद्री बल के कारण क्रीम दूध से अभिकेंद्री नहीं अपकेंद्री होगा, यहाँ अपकेंद्री बल के कारण। जैसे जब मथा जाएगा तो किस बल के कारण? अपकेंद्री बल के कारण क्या होगा? दूध से क्रीम अलग हो जाता है। अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल के बारे में जानते होंगे। कहने का मतलब, अगर कोई वस्तु ये वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है, तो वृत्ताकार मार्ग पर अगर कोई वस्तु ऐसे घूम रही है, तो इस वस्तु पर ये जो इस वृत्ताकार मार्ग का जो सेंटर है, सेंटर की तरफ एक बल काम करता है। सेंटर की तरफ क्या काम करता है? अभिकेंद्र बल काम करता है। अभिकेंद्र बल काम करता है, जो क्या करता है? इस वस्तु को ये जो वो परिधि इस पे बनाए रखता है, ये बनाए रखता है। नहीं तो अगर नहीं काम करता तो ये वस्तु क्या होती? इससे दूर छट जाती। तो क्या करता है? ये बनाए रखता है। अब इसका विरोध करने के लिए, ये तो अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल की दिशा किधर होती है? जो सेंटर होता है, सेंटर की तरफ होती है। जो मार्ग, जो वृत्ताकार मार्ग है, उसका जो केंद्र होता है उसकी तरफ होती है। अब इसी के विपरीत एक दूसरा बल काम करता है। ये वाला तो इधर जो काम करता है, ये कौन सा बल है? अभिकेंद्र बल। और इसके विपरीत एक बाहर की तरफ एक बल काम करता है, जिसे हम कहते हैं अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल की दिशा बाहर की तरफ होती है, अभिकेंद्र बल के ठीक विपरीत होती है। तो अपकेंद्री बल, इसे अपकेंद्र बल या अपकेंद्री बल कहा जाता है। अपकेंद्री बल के कारण ही कपड़े सुखाने वाली जो मशीन है वह कार्य करती है, इसी बल पर आधारित होकर के काम करती है। और जो अभी जो निकालते हैं क्रीम, दूध से क्रीम निकालते हैं, वो भी किस बल के आधार से निकालते हैं? हम लोग अपकेंद्र बल के प्रयोग द्वारा निकालते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। घूर्णन गति में द्रव्यमान की अनुरूपता जड़त्व अपूर्ण नहीं, जड़त्व आघूर्ण होना चाहिए। क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण। क्या होगा? जड़त्वाघूर्ण कह सकते हैं या जड़त्व आघूर्ण कह सकते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण के अनुरूप होता है। जो घूर्णन गति में जो द्रव्यमान की अनुरूपता होती है, जड़त्व आघूर्ण के द्वारा होती है। जैसे कह लेते हैं, अगर कोई वस्तु सरल रेखी गति कर रही है, तो यह अपने गति में बनी रहने का प्रयास करती है। और यह किसके वजह से? जड़त्व के कारण अपने स्थिति में बने रहती है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में बनी रहती है। इस गुण को ही जड़त्व कहा जाता है। इस गुण को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। और जड़त्व का जो मान होता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सरल रेखी गति में जड़त्व का मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वहीं घूर्णन गति में जो जड़त्व का मान होता है जड़त्व आघूर्ण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जड़त्व आघूर्ण पर निर्भर करता है। तो जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है mv²/r। क्या होता है? mv²/r होता है। तो समझ में आ गई बात, ज़्यादा विस्तृत यहाँ बताना ठीक नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अल्टीमीटर यंत्र से विमानों की ऊंचाई मापते हैं। अल्टीमीटर जो यंत्र है, इससे क्या मापते हैं? विमानों की
अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई मापते हैं। विमान की कितनी ऊंचाई पे कोई विमान उड़ रहा है, ये मान लेते हैं विमान है, अगर ये उड़ रहा है तो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये कैसे पता करते हैं? अल्टीमीटर से। कैसे पता करते हैं? अल्टीमीटर से पता करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं टैकोमीटर। आगे क्या है? टैकोमीटर। टैकोमीटर से वायुयानों की गति मापी जाती है। टैकोमीटर से क्या मापते हैं? वायुयानों की गति। वायुयान किस स्पीड में चल रहा है, टैकोमीटर की सहायता से वायुयानों या मोटर बोट की गति मापते हैं, या किसी हम वाहन की भी गति माप सकते हैं टैकोमीटर से। तो टैकोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? वायुयानों की गति। स्पीडोमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वैसे हम लोग टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं विमानों की गति मापने के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये पीछे बताया जा चुका है कि प्रकाश वर्ष, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। यहाँ 10⁻12 किलोमीटर लिख दिया। अगर 12 लिखेंगे तो किलोमीटर में होगा, कहने का मतलब 9.46 × 10⁻15 आप लिखते हैं तो ये मीटर में होगा। किस में होगा? मीटर में होगा। अगर आप क्या करते हैं, 9.46 × 10⁻12 लिख देते हैं तो ये किलोमीटर में होगा। किस में होगा? ये किलोमीटर में होगा। ठीक है, तो ये समझ गए बात। आगे हम लोग देखते हैं पारसेक दूरी का मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3 × 10⁻16 मीटर होता है। कितना होता है? 3 × 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। आगे हम लोग देखते हैं लैंप की बत्ती में तेल केशिकी उन्नयन के कारण चढ़ता है। केशिकत्व जिसको कहते हैं, केशिकत्व। जो लैंप की जो बत्ती है उसमें केश नलियाँ पाई जाती हैं। केश नलियाँ पाई जाती हैं जिनके माध्यम से जो ऑयल होता है वह ऊपर चढ़ता है, तो केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। चलिए, ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण, ऐसा इसलिए केश ऊपर क्यों चढ़ता है? पृष्ठ तनाव। कारण क्यों हो, क्या कारण है कि चढ़ता है? कह देंगे पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है। चलिए, जैसे अगर हम के पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल जैसे कह लें, अगर हम बॉटल में या किसी ग्लास में पानी भरे हैं तो हम देखते हैं कि जो बॉटल है, बॉटल की सतह पे क्या होता है? छोटे छोटे पानी की बूंदें जम जाती हैं। ये क्यों होता है? ये अगर पानी ठंडा है तो ऐसा हो जाता है। तो ये क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं किस लिए होता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ये लैंप की बत्ती में तेल केशी उन्नयन के कारण चढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। आगे हम लोग देखते हैं समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब एक बार होता है। समुद्र तट है, समुद्र का जो तट होता है वहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है? एक बार होता है। एक बार होता है। चलिए, कितना होता है? एक बार होता है। तो हम लोग वायुमंडलीय दाब को देखें तो एक समुद्र तट पर वायुमंडलीय जो दाब है वह एक बार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक बार के बराबर होता है। तो देखिए, बार क्या है? दाब की सबसे बड़ी इकाई है। बार क्या है? दाब की सबसे बड़ी इकाई है। एक बार बराबर क्या होता है?
एक बार बराबर होता है 1 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? 1 गुणे, वैसे होता है 1.01, लेकिन इसको नियर अबाउट 1 मानते हैं। 1 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक बार के बराबर होता है। और आप जानते हैं कि बार ये जो दाब है, चाहे कोई दाब है, दाब की 3 इकाई होती हैं। कितनी इकाई होती हैं? 3। पहली है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा है पास्कल, और तीसरा है बार। तो हम लोग वायुमंडलीय दाब जो समुद्र तट पर है उसे हम लोग किस बार में मापते हैं। किस में मापते हैं? बार में मापते हैं। और समुद्र तट पर जो समुद्री दाब होता है 1 बार होता है। 1 बार बराबर में बता दिया 1 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और 1 पास्कल बराबर क्या होता है? तो ये चलिए देखते हैं। एक पास्कल बराबर क्या होता है? तो एक जो पास्कल होता है, 1 पास्कल बराबर होता है एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, 1 पास्कल बराबर इतना होता है। हम बता दिए कि 1 बार बराबर क्या होता है? 1 गुणे 10 पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये होता है। तो चलिए, समुद्र हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 बार होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किसी समय अंतराल में वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन को कह रहा है। किसी समय अंतराल में वायुमंडलीय दाब के परिवर्तनों को कागज पर अंकित करने के लिए बैरोग्राफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बैरोग्राफ का। किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग बैरोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो किसी समय अंतराल में वायुमंडलीय दाब में परिवर्तनों को कागज पर अंकित करने वाला जो यंत्र है वह बैरोग्राफ होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गैस दाब मापने का जो यंत्र होता है, गैस दाब मापने वाला जो यंत्र होता है मैनोमीटर होता है। मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर। आप देख रहे हैं ये लिखा मैनोमीटर, ये गैस दाब मापता है। वायुमंडलीय दाब हम लोग बार में मापते हैं, पास्कल में मापते हैं, न्यूटन प्रति मीटर। वायुमंडलीय दाब का मतलब समझते हैं? जैसे वायुमंडल जो पृथ्वी के ऊपर जो दबाव डालता है, चूँकि वायुमंडल में ढेर सारी गैसें हैं, वो क्या करती हैं? ये अगर ये पृथ्वी है, तो ये इसके ऊपर ये सब क्या है? ये सब गैसें हैं। ये गैसें क्या करती हैं? ये पृथ्वी पर ये दबाव डालती हैं ऐसे। तो ये जो दबाव है, गैसों का जो दबाव है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम 2 भी हैं, कार्बन है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जितनी भी गैसें हैं, ये सब क्या करती हैं? वो पृथ्वी पर जो दबाव डालती हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। चलिए आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि गैस का दाब मापने का यंत्र क्या होता है? मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नाट समुद्री जहाज की गति मापने का मात्रक है। जो वायुयान को तो आप जानते हैं टैकोमीटर से मापते हैं, वायुयान की गति मापते हैं, लेकिन समुद्री जो जहाज है उसकी गति कैसे मापते हैं? नाट में मापते हैं। कैसे मापते हैं? नाट में मापते हैं। नाट में मापते हैं। एक नाट कितना होता है?
1 नाट किसके बराबर होता है? 1 नाट 1852 मीटर प्रति घंटा। 1 नाट 1852 मीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। तो समुद्री जहाज की गति मापने का मात्रक क्या है? सर यहाँ मात्रक की बात हो रही थी, यहाँ मात्रक की बात हो रही थी। तो मात्रक क्या होता है? समुद्री जहाज की गति मापने का जो मात्रक है वो क्या होता है? नाट होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। नाट तक हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। चलिए आगे। नाटिकल मील समुद्री दूरी के मापने का मात्रक है। समुद्री दूरी मापने का मात्रक क्या है? नाटिकल मील। नाटिकल मील से समुद्री दूरी मापा जाता है। नाटिकल मील, 1 नाटिकल मील कितने के बराबर होता है? 1 नाटिकल मील 1 नाटिकल मील हम लोग देख रहे हैं कितने के बराबर होता है? 1852 मीटर के बराबर होता है। नाटिकल मील में क्या मापा जाता है? समुद्री दूरी मापी जाती है। गोनियोमीटर यंत्र से क्रिस्टल का कोण मापते हैं। क्रिस्टल का कोण का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पुनः रिपीट हो गया क्वेश्चन। बताए थे कि गोनियोमीटर क्या करता है? हमारी भुजाओं के हमारे जो जोड़ हैं, जो शरीर में जितने भी जोड़ हैं, जोड़ों के माध्यम से जो कोण बनेगा उसे मापा जाता है। तो आइए हम लोग एक फिगर देखते हैं, उस फिगर से समझ जाएंगे कि क्या है गोनियोमीटर, कैसे यूज किया जाता है। तो आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए ये फिगर है, ये जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये गोनियोमीटर है। ये गोनियोमीटर है और ये देखिए ये हाथ है और ये हाथ और ये बॉडी के बीच ये जो कोण बन रहा है, ये इस कोण को अगर मापना होगा तो ये देखिए गोनियोमीटर, ये देखिए गोनियोमीटर है। इस गोनियोमीटर के माध्यम से हम लोग मापते हैं। ठीक है। तो ये देखिए ये कंधा है, कंधे और ये शरीर के बीच ये कोण फैलाने के बाद ये कोण बनेगा ना बीच में, तो इसे मापा जाता है। और भी फिगर हैं, तो एक और है। जैसे अभी ये देखिए दोनों पैरों के बीच कमर से दोनों पैर जुड़े होते हैं। अगर इन दोनों पैरों को फैलाएं, एक को हॉरिजॉन्टल फैलाएं और एक को वर्टिकल फैला दें, तो इनके बीच जो कोण बनेगा आप देख रहे हैं। ये देखिए ये जो कोण बन रहा है यहाँ, और ये ऐसे कोण बन रहा है। ये देखिए ये तीर के माध्यम से दिखाया गया है। ये कोण मापा जा रहा है। ये कौन मापता है? ये देखिए ये गोनियोमीटर है। ऐसे ऐसे फैल गया। अब इसके बीच ये जो कोण बनेगा वो बता देगा कितने का है। ठीक है। तो इस तरह से ये गोनियोमीटर के यूज़ आप देख लिए। अब ये देखिए ये एक और फिगर है, इससे भी देख सकते हैं। देखिए ये हाथ है, हाथ अभी हम स्ट्रेट रखे हुए हैं, फिर उसको ऐसे मोड़ दिए 90 डिग्री पे। तो अभी देख रहे हैं कि ये गोनियोमीटर है ये, और ऐसे देखिए माप रहा है। तो ये वाला हाथ पहले ऐसे था, फिर इस मुद्रा में जब हाथ हो गया तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण क्या है? गोनियोमीटर के माध्यम से ही हम निकालेंगे। ठीक है। तो समझ गए हम लोग गोनियोमीटर का यूज कहाँ करते हैं? तो क्रिस्टली कोण मापते हैं, क्रिस्टल का कोण मापते हैं, या शरीर के जो ज्वाइंट हैं उनका कोण मापते हैं। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ कहाँ रहे थे, आइए देखें। चलिए हम लोग ये पढ़ रहे थे।
तो हम लोग इसे पढ़ रहे थे। आइए हम लोग और पढ़ते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, ओके। हम लोग बढ़ते रहते हैं, पढ़ें। देखिए गोनियोमीटर को समझ गए। अब हम लोग दूध की शुद्धता कैसे मापते हैं? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं। कैसे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। तो लैक्टोमीटर से, तो लैक्टोमीटर दूध एक यंत्र होता है जिसे अगर हम दूध में डाल देंगे तो वह दूध की शुद्धता बता देगा। ठीक है, तो दूध की शुद्धता हम कैसे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। किसी बर्तन में तैरती हुई बर्फ के पिघलने से पानी के तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कह रहा है किसी बर्तन में तैरती हुई बर्फ अगर वो पिघल जाए तो पानी के तल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा? आप जानते हैं कि ये बर्तन अगर है और इसमें ये पानी भरा हुआ है, अगर इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा है तो हम जैसे ही बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे ये अपने आयतन के बराबर ये पानी के तल को उठा देगा। जब उठा देगा, अब जितना इसका आयतन होता है उतना तो ये उठा दिया है। अब पिघलेगा तो ये क्या करेगा? ये तो अब आयतन बढ़ाएगा नहीं। ये जितना पानी का तल बढ़ाना था वो ऑलरेडी जैसे ही डाले हम उतना बढ़ा दिया। अब वो पिघल के उसी में समा जाएगा, लेकिन आयतन नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि वो अपने आयतन के बराबर डालते ही वो अपने आयतन के बराबर पानी को ऊपर उठा दिया था। चलिए ठीक है, इस बात को हम लोग समझ गए। आगे देखते हैं। भारतीय प्रमाणिक समय जो IST होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ग्रीनविच समय से कितना 1.5 घंटा आगे है। ये तो भूगोल का वीडियो जो मेरा इस समय अक्षांश और देशांतर पे आया है बीच में अभी हाल ही में, उसमें पूरा अच्छी तरह से बताया हूँ। तो जो हमारा जो IST है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो क्या है? ग्रीनविच का जो समय है, जो रॉयल वेधशाला की समय है, उससे कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे अब देखते हैं। दाब मापने का मात्रक पास्कल होता है। मैं अभी बताया हूँ कि जो दाब मापने का जो यंत्र है वो क्या होता है? वो पास्कल होता है। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं। दाब मापने का जो मात्रक है वो क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये मैं बता चुका हूँ पीछे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द्रव का प्रवाह नापने का मात्रक क्यूसेक होता है। द्रव का प्रवाह, कोई द्रव है, वो अगर उसका प्रवाह हो रहा है तो बह रहा है वह, तो उसका जो मात्रक होता है क्यूसेक होता है। क्या होता है? क्यूसेक। जो क्यूसेक होता है 1 घन फुट प्रति सेकेंड के प्रवाह के बराबर होता है। ये क्यूसेक क्या होता है? 1 घन फुट प्रति 1 घन फुट प्रति सेकेंड के प्रवाह के बराबर होता है क्यूसेक। क्या होता है? क्यूसेक। ये जो क्यूसेक है, चलिए ये जो क्यूसेक है यहाँ पे, ये क्यूसेक इसी के बराबर होता है। आगे हम लोग देखते हैं। तो ये समझ गए, द्रव का प्रवाह नापने का जो मात्रक होता है क्यूसेक होता है। क्या होता है? क्यूसेक होता है। 1 क्यूसेक कितने के बराबर होता है? 1 घन फुट प्रति सेकेंड के प्रवाह के बराबर होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पे पानी सिकुड़ता है। अगर हम लोग गर्म करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मान लीजिए कोई पानी है, तो उसका ताप जब धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वह 0 डिग्री से 4 डिग्री तक क्या करेगा? वह उसका जो आयतन है वो सिकुड़ेगा, अर्थात वो उसका आयतन कम होगा 0 से 4 तक।
फिर उसके बाद 4 से अब आगे जब गर्म करते हैं तो जब गर्म होगा तो उसका आयतन अब धीरे धीरे बढ़ेगा। आयतन बढ़ता है तभी तो उबाल लेने लगता है। थोड़ा से पानी होता है पूरा, अगर किसी बर्तन में हम 1 गिलास पानी है, अगर उसको उबाल कराएं तो वो 2 गिलास के बराबर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो लेकिन 0 से 4 तक जो पानी का जो प्रसार है वह घटता है, अर्थात वह सिकुड़ता है। जल के असामान्य प्रसार के गुण के कारण ऐसा होता है। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। क्यों होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे? क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? फिर से इधर दूर इधर लिख देता हूँ। घनत्व जो होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो अब देखिए, जब आयतन कम होगा, यहाँ से ये देख रहे हैं कि आयतन का मान कम होगा तभी क्या होगा? घनत्व का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि घनत्व और आयतन एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे का विपरीत है। जैसे कहने मतलब अगर घनत्व बढ़ेगा तो आयतन कम होगा तब बढ़ेगा, अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व, अगर घनत्व बढ़ेगा तो आयतन कम होगा, अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व। चूँकि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन कम होता है इसलिए घनत्व बढ़ जाएगा। तो पानी का अधिकतम घनत्व कहाँ कितने पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का जो आयतन होता है सबसे कम होता है, इसीलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व सबसे अधिक होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बैरोमीटर का पाठ्यांक। बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरते रहने से वर्षा होने का संकेत। अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, पाठ्यांक अगर लगातार गिर रहा है, अगर लगातार गिर रहा है तो वर्षा का संकेत इससे होता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक लगातार गिर रहा है तो वर्षा होने का संकेत है। धीरे धीरे अगर गिर रहा है, धीरे धीरे लगातार गिर रहा है तब। अगर अचानक गिर गया, अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिर गई, अचानक तेज़ी से अचानक गिर जाए तो आंधी तूफान आता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एक समान बना हुआ है तो उसे जो मौसम है स्वच्छ रहेगा, साफ़ सुथरा मौसम रहेगा, न बारिश होगा न कुछ होगा। ऐसे तो ये होता है बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। समझ गए? तो बैरोमीटर से क्या करते हैं हम लोग? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एनीमोमीटर यंत्र से वायु की शक्ति और गति को मापा जाता है। जो एनीमोमीटर है, जो एनीमोमीटर है, क्या एनीमोमीटर यंत्र से क्या करते हैं? वायु की शक्ति और गति को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? वायु की शक्ति और गति को मापा जाता है एनीमोमीटर की सहायता से। श्यानता गुणांक का मात्रक पाएज होता है। पाएज या इसको हम कहते हैं पॉइज। क्या कहते हैं? पॉइज, पाएज या पॉइज होता है। देखिए, श्यानता गुणांक क्या होता है? किसी द्रव के एकांक क्षेत्रफल वाली 2 परतों के बीच लगने वाले श्यान बल को उस द्रव का श्यानता गुणांक कहते हैं। श्यानता गुणांक का जो मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड होता है। क्या मात्रक होता है? किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड होता है। और एक किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड क्या होता है? 10 पॉइज के बराबर होता है। 10 पॉइज के बराबर होता है। ये जो पॉइज है
ये 10 पॉइज के, यानी पॉइज जो है छोटा मात्रक है श्यानता गुणांक का। तो 1 किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड इस कितने के बराबर होता है? 10 पाइज के बराबर होता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे लिखा है बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाने से आंधी तूफान आने का संकेत मिलता है। ये मैं पीछे बता चुका हूँ कि बैरोमीटर में अगर अचानक गिरावट आ जाती है, अगर धीरे धीरे गिरावट आती है तो बारिश होगी, अगर अचानक गिरावट आती है तो आंधी तूफान आता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्राथमिक स्वर्ण 24 कैरेट का होता है। जो प्योर जो सोना होता है, जो प्योर सोना होता है वो क्या होता है? 24 कैरेट के बराबर होता है। 24 कैरेट के बराबर होता है। उसकी शुद्धता क्या है? 24 कैरेट होती है। 24 कैरेट जो शुद्ध सोना होता है। चलिए, और हम लोग जो आभूषण पहनते हैं, जो आभूषण बनवाते हैं, वह 22 कैरेट के बनाए जाते हैं या तो फिर 18 कैरेट के बनाए जाते हैं। 22 कैरेट या 18 कैरेट, इसमें कुछ अन्य धातु मिला करके क्या होता है, इसकी हार्डनेस बढ़ाई जाती है। शुद्ध सोना का एकदम नरम होता है। क्या होता है? नरम होता है। नरम रहेगा तो उससे गहना आप बनाएंगे तो गहना बनेगा नहीं। तो उसकी हार्डनेस थोड़ा बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ अन्य धातु मिलाते हैं। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं पारसेक। पारसेक हम लोग देख चुके हैं। पारसेक तारों संबंधी दूरी मापने का यहाँ मात्रक है। क्या है? पारसेक हम जानते हैं, पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। और एक पारसेक क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यहाँ 3.25 लिखा है लगभग में। तो जो पारसेक होता है, एक पारसेक लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व की मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व की माप, रिलेटिव डेंसिटी मापी जाती है। चलिए हाइड्रोमीटर से, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम। तो गति का प्रथम नियम हम लोग देखते हैं। तो वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति, एक समान फिर से देखिए थोड़ा। गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई असंतुलित बल न कार्य करे। अर्थात गति का प्रथम नियम है कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा गति, सरल रेखी गति की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा दिया जाता है। बाह्य बल नहीं लगा दिया जाता है तब तक वह वैसे अगर बनी रहेगी। अगर घर्षण एकदम जीरो है तब घर्षण ही बाह्य बल होता है। घर्षण क्या बाह्य बल होता है जो उसकी गति का विरोध करता है और रोकना चाहता है। इसीलिए क्या है कि धीरे धीरे कोई वस्तु चल रही है तो वो रुक जाती है। किस कारण? बाह्य बल, घर्षण, जो घर्षण बल है और वायुमंडलीय दाब है, इन सब के माध्यम से वो रुक जाती है। तो ठीक है, गति का प्रथम नियम समझ में आया कि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति की अवस्था में वो तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और वस्तुओं को अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। वस्तुओं में अपनी गति, जैसे कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, कोई वस्तु गति में है तो वह गति की अवस्था में रहना चाहती है। वस्तुओं में ये जो प्रवृत्ति होती है,
ये जो प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति को हम कहते हैं जड़त्व। इसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहा जाता है। ये पीछे मैं बता भी चुका हूँ, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं। तो जड़त्व हम लोग समझ गए, ये जड़त्व है। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात वो परिवर्तन का विरोध करती हैं, और इस प्रवृत्ति को ही क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। अर्थात कोई वस्तु गति की अवस्था में है या विरामावस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है, और अर्थात उसका विरोध करती है कि नहीं, मैं गति में हूँ तो गति में रहूँगी, विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहूँगी। इस बात का विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है वही जड़त्व कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके जड़त्व की माप है। मैं बताया हूँ कि सरल रेखीय गति में जो द्रव्यमान होता है वो जड़त्व पर निर्भर करता है, या जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा, या जिसका जड़त्व जितना अधिक होगा उसका द्रव्यमान उतना अधिक होगा। जितना जड़त्व कम होगा उसका द्रव्यमान भी उतना कम होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इसका जो मात्रक होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। ये तो पीछे भी बताया जा चुका है कि जो द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या होता है? किलोग्राम होता है, ऐसा ही मात्रक। चलिए ठीक है, इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा और आगे हम लोग देखते हैं। ये हम लोग गति का प्रथम नियम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब देखते हैं, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। ये मैं बता चुका हूँ कि घर्षण बल ही है जो कि गति होने से रोक देता है वस्तु के, नहीं तो वस्तु लगातार गति करती रहती। चलिए आगे हम लोग देखते हैं गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम, तो आइए गति का द्वितीय नियम हम लोग देखते हैं। तो गति के द्वितीय नियम में क्या होता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। क्या होती है? ये आगे लिखा है, समानुपाती। समानुपाती होती है और बल की दिशा में होती है। कैसे होती है? संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और बल की दिशा में होती है संवेग परिवर्तन की दर। तो ये संवेग परिवर्तन के बारे में बता चुका हूँ, यही गति का द्वितीय नियम है। एफ बराबर एफ अनुक्रमानुपाती क्या होता है? एम डेल्टा वी बटे टी होता है। ये होता है, यही क्या है? संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, यही गति का द्वितीय नियम है। गति के द्वितीय नियम में और आगे थोड़ा जानते हैं। इसका जो आगे करा बल का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं, थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। ये देखिए, बल का जो SI मात्रक क्या होता है? तो बल का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए यहाँ ये माइनस इसके आगे लगा है ऐसे। ये क्या है? ऊपर ले जाएंगे, जैसे अगर हम इसको ये नीचे है भाग के, अगर इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माइनस प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, जो बल का मात्रक होता है वह तो किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, या किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2 होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका जो प्रतीक होता है N होता है। कितना होता है?
एन होता है, इसे न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। एक न्यूटन का जो बल होता है वह किसके बराबर होता है? एक न्यूटन का जो बल होता है किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की जो वस्तु है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। कौन है बे? तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 न्यूटन का जो बल होता है वह कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन का जो बल होता है वह किसी वस्तु पर 1 किलोग्राम, किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान 1 किलो है और उस पर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न अगर होता है तो जो बल बनेगा वह 1 न्यूटन के बराबर होगा। अर्थात किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यक बल होता है वह 1 न्यूटन के बराबर होता है। किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाले बल को 1 न्यूटन कहा जाता है। तो ठीक है, ये समझ में आ गई बात। आगे हम लोग देखते हैं, संवेग पढ़ते हैं। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु का जो संवेग होता है वह द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो आइए, और इसकी जो दिशा होती है वह वेग की दिशा होती है। जो इसमें जो दिशा पाई जाती है संवेग में, वह जो वेग की दिशा होती है वही संवेग की भी दिशा होती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। आगे हम लोग देखते हैं, संवेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? संवेग का मात्रक हम लोग ऐसे बना सकते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग होता है तो वेग को भी से दिखाते हैं, द्रव्यमान यम भी होता है। संवेग, जो संवेग होता है संवेग बराबर होता है यम भी। चलिए, तो द्रव्यमान जो यम है इसका मात्रक किलोग्राम होगा और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो जो पूरा जब संवेग का मात्रक देखेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या इससे प्रति सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम, तो गति का तृतीय नियम क्या होता है इसे जानते हैं हम लोग। तो गति का तृतीय नियम होता है, किसी क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया काम करती है, वही गति का तृतीय नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया काम करती है, वही क्या है? गति का तृतीय नियम है। तो आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा से पढ़ लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही बात तो बताया जा रहा है, होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है, ये दो विभिन्न वस्तुओं पे कार्य करती है। किसी विलग निकाय, तो ये हम लोग समझ गए गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम में क्या है कि प्रत्येक जो क्रिया होती है उसके समान और विपरीत दिशा में उसकी प्रतिक्रिया काम करती है, और क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों विपरीत वस्तुओं पे काम करती हैं, अलग अलग वस्तुओं पे काम करती है। आगे हम लोग देखते हैं, किसी विलग निकाय, किसी विलग निकाय वह निकाय जिस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो में कुल संवेग संरक्षित रहता है, कुल संवेग संरक्षित रहता है। अर्थात जो संवेग का योग है वह सुरक्षित रहता है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं,
चलिए, इस तरह से आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल दीपित 5 को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।